गुड मॉर्निंग बैठिए। अब तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर भी पढ़ना शुरू कर दिया है और न्यूज़पेपर से आप लोगों की कनेक्टिविटी हो चुकी है क्या? तो आज के न्यूज़ में ऐसा कुछ बताइए। जब पहला पेज आप खोले होंगे तो आज एक सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण एडवाइस आया है। जो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण एडवाइस आया है, सजेशन, वो बताने की स्थिति में कितने लोग हो? मतलब इसका न्यूज़पेपर नहीं खोलते हो? तुम भी नहीं? अभी लाया तो रात में अगर तुम रात में न्यूज देखे होगे तो रात में या मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में देखो। आज का एक इंपॉर्टेंट पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज से कुछ महीने पूर्व, क्योंकि इंडिया का जो फेडरल मॉडल है, वो इंडिया का फेडरल मॉडल एक क्राइसिस की दौर से गुजर रहा है। क्राइसिस का दौर यह है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत कंटेंसस हो गया है। तो जो गवर्नर अनुच्छेद 200 के अनुसार जो इलेक्टेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बिल पारित करके देता है, उसको गवर्नर के पास 3 पावर है। एक, लौटा सकता है दोबारा पुनर्विचारार्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, विधानमंडल को। दूसरा, उसको अप्रूव कर सकता है। और तीसरा, एसेंट को रोक सकता है। एसेंट को रोक सकता है का कोई टाइम लिमिट नहीं है, कितने समय तक रोक सकता है। समस्या वहां से आती है। पहले प्रेसिडेंट ने 1-2 दफा, मुख्य रूप से एक दफा 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उसी पॉकेट वीटो का प्रयोग गवर्नर ने करना शुरू कर दिया और बिल पर बैठ गया। और जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि आपको, जब पंजाब गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट का मामला गया और जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट उस पर आया कि आपको तुरंत वो बिल को क्लियरेंस देना है, तब उसने अनुच्छेद 201 के तहत उन बिल को फिर दोबारा प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए, उसके एसेंट के लिए भेज दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रखा एन रवि नामक गवर्नर के अगेंस्ट में। और एन रवि ने टाइमली, देखो आया करो, जो ऑनलाइन भी होता है ना, टाइमली शुरू करना पड़ता है। तो बार बार डोर खुलता है, बंद होता है, फ्लो टूट जाता है। बंद करो उसको। ये कहना क्यों पड़ता है, तुम खुद ही देखो ना। तो एन रवि के विरुद्ध मामला आया और सुप्रीम कोर्ट के पास एक विशेष क्षमता है, विशेष ताकत है, वो है अनुच्छेद 142। एक 2 सदस्यीय बेंच ने अनुच्छेद 142 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है किसी को, उसने आदेश जारी कर एग्जीक्यूटिव को यह आदेश दिया कि गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों 3 महीने में बिल का क्लियरेंस करें। इस पर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू थी, यही देखो दिक्कत होती है कि तुम लोग टाइमली नहीं आते हो ना, तो बीच में फ्लो टूट जाता है। और तुम लोग कितनी बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन भी बच्चे देखते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं।
अपने ढंग से जब मन किया, तो हम लोग अपना लंच का टाइम पहले क्यों नहीं फिक्स किया है? 5 मिनट पहले निकल लेते। तो अनुच्छेद 142 में इस तरह की ताकत है, थोड़ा सा उसको कम करो, आवाज को अति करना पड़ता है। तो अनुच्छेद 142 में वो पावर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव बॉडी को आदेश दे सकता है। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था मिनिस्ट्री को कि भाई गवर्नर्स और प्रेसिडेंट को भी 3 महीने में इसका क्लियरेंस देना है। प्रेसिडेंट को अधिक से अधिक 4 महीने, क्योंकि 1 महीने आप अपनी, वो भी अगर प्रेसिडेंट यह दिखाए कि वी आर टू मच बिजी, तो 1 मंथ का उसको ग्रेस पीरियड मिल सकता है। इसी पर जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू थी, वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत सुझाव मांगा था कि भाई आप ये बताइए, उसमें 11 प्रश्न उसने किए थे, उसमें से अधिकांश 14 प्रश्न किए थे, उसमें 11 प्रश्नों का उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसमें बी आर गवई का ही 5 सदस्यीय बेंच था, उसने यह फैसला किया है, कहा है कि नहीं, ये एक तरह से समझिए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये का जो यह स्टैंड रहा, वो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर के विरुद्ध जाता है, क्योंकि गवर्नर को और प्रेसिडेंट को टाइम लिमिट नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, टाइम लिमिट देने का राइट नहीं है। हाँ, यह एक अपने आप में बहुत विवादास्पद या अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि गवर्नर्स, अब देखो यही थोड़ा सा पहले नहीं आ सकते। तो एक टाइम लिमिट दिया गया है कि मतलब टाइम लिमिट गवर्नर्स और प्रेसिडेंट नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, यह एक कंटेंसस इश्यू है। कंटेंसस इश्यू यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर गवर्नर यह आदेश जारी नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट यह आदेश जारी करने का सुप्रीम कोर्ट को राइट नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नर मनमाने ढंग से उस बिल को रोके। लेकिन हाँ, इसका जो समाधान लाया जाएगा वह संविधान की सीमा में लाया जाना है, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी की परस्पर सहमति से, सेंटर और स्टेट के बीच परस्पर सहमति से इसका समाधान निकलना है। ये कोर्ट की अधिकारिता से बाहर है कि टाइम लिमिट दे दिया। कोर्ट उनको सुझाव दे सकता है, कोर्ट एडवाइस कर सकता है, लेकिन कोर्ट टाइम लिमिट नहीं दे सकता। अब ये बताओ तुम लोग, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो फैसला हुआ है, इस फैसले की समीक्षा तुम्हें करनी है। उचित हुआ है, अनुचित हुआ है? देखो, सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, थियोरेटिकली यह उचित है, लेकिन भारत में चूंकि राजनीतिक संस्कृति ऐसी नहीं है, संवैधानिक नैतिकता नहीं है यहाँ की सरकार में, इसलिए इस बात का भय प्रकट किया जा रहा है कि अनुचित विलंब हो सकता है, क्योंकि गवर्नर्स अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं और बिल के ऊपर बैठ सकते हैं। गवर्नर्स के द्वारा जो पावर का मिसयूज है, थोड़ा टाइम से तुम लोग नहीं आ सकते क्या? अब बैठ के मॉडरेशन क्रिएट करो, फिर लेट आके आप सबको बाहर कर देंगे, जो लेट आओगे उसका एंट्री ही नहीं देंगे। तो देखो, एक प्रश्न, आज हिंदू में एक फ्राइडे है, तो एक डिबेटेबल क्वेश्चन आया है, जो प्रश्न सामने रखो तो, एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार, एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार
सरकार संघीय व्यवस्था के सफल संचालन में एक बड़ी बाधा बन जाती है। सफल संचालन में एक बड़ी बाधा बन जाती है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो, प्रश्न से तुम लोग घबराओ नहीं, ओपिनियन डेवलप करना है। इस प्रश्न के दो भाग हैं, एक भाग है टॉपिक स्टेटमेंट और दूसरा भाग है डायरेक्टरी। तो जब भी टॉपिक स्टेटमेंट तुम्हारे सामने रहे ना, तो डायरेक्टरी को ध्यान कर लो कि डायरेक्टरी का संकेत किधर है। मतलब एक मुद्दा यह है कि अगर एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार होती है तो राज्य सरकार के स्वास्थ्य के लिए अभी तक का इतिहास यही रहा है कि बहुत हेल्पफुल नहीं रहा है। अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के एरा को अगर अपवाद में रखो, हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों भी एक गुनाह हुआ था, संवैधानिक गुनाह, और जब उन्होंने केरल की सरकार को गिरा दिया था। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। जो जितना ही हम इस बात से झुंझलाते हैं उतना ही आप झुंझलाहट बढ़ाते हैं। ओ अच्छा, पंडित तुम्हारा आना अभी बाकी ही था। तुम तो 20 मिनट पहले वहां दिखे थे। कहाँ चले गए थे? तुम हमेशा हॉस्पिटल क्यों रहते? तो जैसे यही प्रश्न सामने है, इस प्रश्न में अगर पंडित नेहरू के एरा को अगर तुम कुल मिला के अपवाद में रखो तो इंदिरा गांधी के एरा में भी जो फेडरल सिस्टम था वो कंटेंसस रहा था। और मोदी जी के एरा में जब मोदी जी आए थे तो वो बात करते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, यानी सहकारी संघवाद की। और शुरू में सहकारी संघवाद का प्रैक्टिस भी करने की कोशिश की थी, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वह केंद्रीय सरकार से काफी झगड़ चुके थे। और जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री स्वयं थे, उस समय राज्य सरकार के अधिकारों के सबसे बड़े रक्षक के रूप में वह स्थापित हुए थे। लेकिन वही मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक संघ के सफल संचालन में कई तरह की समस्याएं आई। अब पहला मुद्दा आया जीएसटी का। तो जीएसटी के मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार को राजी करके 2017 में जीएसटी को उन्होंने लागू कर लिया। लेकिन जीएसटी को लागू करने के बाद जो जीएसटी का जो कंपनसेशन अमाउंट है उसमें संघ सरकार ने अपनी मनमानी की। जब कोविड-19 आया तो उनके उस कंट्रीब्यूशन को, जो उनको कंपनसेशन अमाउंट दिया जाने वाला था, उस बेसिस पर सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर कहा जाता है कि कोविड अगर केंद्रीय सरकार के लिए, संघ सरकार के लिए थी, तो कोविड तो राज्य सरकार के लिए भी थी। लेकिन राज्य सरकार जो कि 60% एक्सपेंडिचर राज्य सरकार करती है, जितने भी कल्याणकारी कार्य होते हैं वो राज्य सरकार के माध्यम से होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप राज्य सरकार के अमाउंट को सस्पेंड कर देते हो तो कितनी बड़ी समस्या आ जाती है। तो दूसरी ये है। तीसरी है कि जहां तक FRBM एक्ट की इसका सवाल है, तो केंद्रीय सरकार ने 3% के लिमिट को बहुत पहले ही तोड़ दिया है। और केंद्रीय सरकार 3% का लिमिट को तोड़कर कर्ज लेती है, लेकिन राज्य सरकार पर 3% का लिमिट लगा हुआ है, जबकि बहुत सारे राज्य सरकार है जिनके खर्च ज्यादा है। हालांकि राज्य सरकार भी दूध के धुए हुए नहीं है।
क्योंकि उनके भी जो फ्री बीज है या इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडीज है या पानी पर सब्सिडीज है या उनका भी जो लोकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडीज है, तो ये केंद्र सरकार सब्सिडीज देती है और राज्य सरकार भी बहुत तरह का सब्सिडीज देती है। उसके पीछे कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति होती है। तो राज्य सरकार कुछ अपनों कारणों से भी होती है, लेकिन कुछ राज्य सरकार ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव वर्क कर रहे हैं। जैसे आप केरला में देखेंगे तो केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है। तमिलनाडु में देखिए तो उसने अपना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट चलाया है, जिसको कहते हैं द्रविड़ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उन सबों ने अपना अपना डेवलपमेंट का मॉडल चलाया है। तो केरला में क्या है कि एक्सपेंडिचर राज्य सरकार का बहुत ज्यादा है, हेल्थ और एजुकेशन में उसका बहुत ज्यादा खर्च है। तो केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई क्योंकि 3% का ही लिमिट उस पर दिया गया था कि 3% से ज्यादा राज्य सरकार का फिजिकल डेफिसिट, जो स्टेट जो जीडीपी है वो एसजीडीपी में आपको 3% से ज्यादा का डेफिसिट नहीं हो सकता है। तो इसी मुद्दे को लेकर केरल सरकार गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वह मुद्दा आया, गवर्नर के द्वारा बिल को रोकने का मुद्दा आया, फाइनेंस कमीशन का मुद्दा आया, डिलिमिटेशन का मुद्दा आया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो एक शक्तिशाली संघ सरकार, कहीं ना कहीं राज्य सरकार या एक संघ के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन इस कथन को आलोचनात्मक परीक्षण करना भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मतलब है कि शक्तिशाली संघीय सरकार ना हो। भारत की संघीय व्यवस्था के हित में है कि शक्तिशाली संघीय सरकार ना हो। आप लोगों का क्या कुछ ओपिनियन दीजिए। आप लोग तो आखिर पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत तो जानते होंगे। जैसे अगर संघ सरकार मजबूत रहेगी तो संघीय व्यवस्था के संचालन में बाधा उत्पन्न होगी, तो क्या एक शक्तिशाली संघीय सरकार ना हो? नहीं, एक शक्तिशाली संघीय सरकार हो लेकिन संवैधानिक नैतिकता, यही स्टैंड लेना। ये स्टैंड मत लेना कि शक्तिशाली संघीय सरकार ही ना हो, नहीं तो गलत हो जाए। संघीय सरकार शक्तिशाली हो लेकिन संवैधानिक नैतिकता, देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो इसमें थोड़ा रास्ता बता दूं क्या? हो जाएगा भाई। तुम लोग 5 लोग मिलकर हाईजैक मत करो, बाकी लोगों से पूछने दो। क्या तुम लोगों का क्या विचार है? ओवरऑल ओपिनियन ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप करवा दो। तो लिखिए, लिखिए, अगर हम संघीय व्यवस्था के पिछले 5 दशकों, संघीय व्यवस्था के पिछले 5 दशकों, 5 दशकों का 5 दशकों का इतिहास देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक शक्तिशाली संघीय सरकार, एक शक्तिशाली केंद्र सरकार संघीय व्यवस्था के स्वस्थ संचालन में बाधा रही है, बाधा रही है। ठीक है, हाँ, पैराग्राफ चेंज करके सर्वप्रथम
इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी के काल में निम्नलिखित चुनौतियां उपस्थित हुई। डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग, वहां से धन्य है।